नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय। आज 12th के बच्चों के लिए हिंदी में बितान भाग 2 पाठ 1 सिल्वर बेडिंग मनोहर श्याम जोशी की कहानी है। उसका सारांश मैं आपको लेके आई हूँ। ये मनोहर श्याम जोशी की जो कहानी है, यह एक लंबी कहानी अन्य रचनाओं से अलग है। ये कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में ही अधिकांश बने रहते हैं। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वह अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को हमेशा सुस्त बताते। इस कारण जो उनके अधीन कर्मचारी थे, उनकी वजह से उन्हें भी 5 बजे के बाद रुकना पड़ता था। लेकिन ये सब देखते हुए भी बाद में चलते समय उन्हें किसंदा की परंपरा का निर्वाह करते थे, जिसमें वे अपने जूनियर से हल्का फुल्का मजाक किया करते थे। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची एड़ी वाले जूते यशोधर पंत को समहाउ इम्प्रॉपर लगते थे। वह बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करता है। उसने पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा, अर्थात घड़ी। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्डा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो नई डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाएगी। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी। यह घड़ी भी उन्हीं की तरह पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ यशोधर को शरण मिली थी। किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली गए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। कुछ दिन बाद उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने के लिए तथा घर पर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो जाते हैं। कौन? यशोधर बाबू ऑफिस में। तभी चड्डा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन से कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर बेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं, किंतु चड्डा उनसे चाय, मठरी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। सारे सेक्शन के आग्रह करने पर भी वे चाय पार्टी में शामिल नहीं होते और चड्डा के बहुत जोर देने पर उन्हें 20 रुपये और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं।
उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपास्तक में वक्त बर्बाद करना किसनदा की परंपरा के विरुद्ध थे। वह किसनदा को ही फॉलो करते थे। इधर यशोधर बाबू रोज बिरला मंदिर जाने और उनके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई नीति अपनाई थी। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय जिससे मिलना होता था तो मिल लेते थे। 8 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किसनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी, जहां वह रहते थे। वहां अब 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुसार लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप क्वार्टर मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और वे यहीं रहना चाहते थे। उनका क्वार्टर टूटने लगा तो शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलर्ट करा लिया। किसनदा की स्मृति के लिए वे यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी संभव नहीं लगता, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। अलाइंड सर्विस में जाना नहीं चाहता था, इसलिए ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी के लिए इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई। शादी के समय में भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों के पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानती है। यशोधर उन्हें श्यामल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़े मोहा से देखो लोग तमाशे कहकर उनका विरोध करते हैं तथा मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किसनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देता तो अच्छा होता। लेकिन तभी वह यह भी सोचते हैं कि किसनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं कटा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की, जबकि सभी को उन्होंने शरण दी, सभी को उन्होंने रखा था। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किसनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किसनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनिया में उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वह अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ पा रहे थे। यह मकान भी नहीं लेते थे। किसनदा कहते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। वे सोचते थे रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाएंगे। इस बात पर आज वह ये मानते भी हैं कि उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी मकान टूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास होगा। लेकिन जब यह पूछने पर अगर लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लगी, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा।
उम्र ढलने के साथ किसंदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस के गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगी। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से ख़त्म कर देते थे। गीता पाठ में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी और बच्चे उनका विरोध करते। यशोधर खुशी गम के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी ने कहा कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली के संदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता, अतः वे नए परिवर्तन से वाकिफ़ नहीं। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्ग बार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहते हैं तथा कहकर उन्हीं की तरह झेंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। तब जब किसंदा दिल्ली में रहे तब यशोधर बाबू ने उन्हें अच्छा शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर देना, जनेऊ के लिए कुमायूं को जनेऊ बदलवाने के लिए घर पर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद करते रहे। वे ये चाहते थे कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं ऐसा वह सोचते थे, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यह समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे या वह जॉइंट अकाउंट खुलवा दे, उसके बाद भी वह हर काम अपने पैसे से करता है। घर में तमाम परिवर्तन वह अपने पैसे से कर रहा है। हर चीज़ पर अपना अधिकार समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ क्योंकि उनका घर सज रहा था। घर के बाहर एक कार और कई स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े हुए थे। लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें, गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते हुए देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा जो मैम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बिना बाहों की टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों पर खिंचाव लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप खड़े या देख रहे थे और फिर धीमे से अंदर घर में चले गए। बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोधर ने शर्मीली हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोग ये सिल्वर वेडिंग कब से मनाने लगे। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल हुआ कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहपाठियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया, उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वह कुमायूं हों तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह जानते थे। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा कि ये समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है, जबकि
कुछ दिन पहले तक वे बहुत अंडा खाते थे। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने संध्या करने का बहाना लगाया कि मैंने भी पूजा नहीं की है। उन्होंने पूजा में भी देर लगाई। अधिक मेहमान चले गए। जब उन्होंने यह सुना कि मेहमान अधिकांश चले गए हैं तो किसंदा पूजा में भी उन्हें किसंदा दिखाई देने लगे। और जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ सभी इसी तरह से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिरी में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताते कि मैं भी यह जब बातें कर रहे थे तभी उनके बीवी बच्चों को भी कुछ भी कह रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसंदा अकेलेपन का राग अलापते रहे। उनका मानना है कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तुम कर रहे हो। इस बीच यशोधर की पत्नी वहां आकर झड़कते हुए कहती हैं, आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल अंगोछा पहने ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात उन्होंने पिता से कहा। तब भूषण ने एक प्रेजेंट को खोलकर उनकी ऊनी गाउन उन्हें दी, जो सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ फ्लावर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पाजामा कुर्ता लाई, इसे पहनकर गाउन पहनो। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की बात चुभ गई। आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वे ये नहीं कहते कि मैं स्वयं दूध लेने जाऊंगा। थैंक यू बच्चों।